हेलो एंड वेलकम टू दर्शन आईएएस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन की। पिछली क्लास में भी हमने सांख्य दर्शन को ही पढ़ा था। सांख्य दर्शन की आपके 3 वीडियोस होने वाली हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य फिलोसफी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो स्टडीड व्हाट इज प्रकृति एंड व्हाट इज पुरुष। ठीक है, तो हमने प्रकृति और पुरुष को भी पढ़ा था, कॉजेशन को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लिबरेशन को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन हमने कुल मिला के एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में सांख्य दर्शन का, जिसमें हमने प्रकृति को डिटेल में पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पुरुष को और कॉजेशन यानी कि सत्कार्यवाद को। जो कॉजेशन है सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन के कॉजेशन को हम सत्कार्यवाद के नाम से जानते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जिस किसी को भी फिलोसफी ऑप्शनल का स्टडी मटेरियल चाहिए दर्शन आईएएस का, तो नीचे लिंक में आपको, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो डायरेक्ट। उससे ये होगा कि आपको अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से पहले ऑर्डर पहुँच जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसपे आप मुझे कभी भी जो भी आपका डाउट होता है फिलोसफी से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी क्या है कि जो आपका दर्शन जो विषय है यानी कि जो आपका फिलोसफी सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका हर हफ्ते एक वीडियो बना दिया करूँ, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था आपका पार्ट 1, और ये है आपका पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3, और 3 पार्ट्स में आपका जो सांख्य दर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियोस हैं वो टाइम से मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि टाइम से आपको सारे वीडियोस मिल जाएं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में आराम से तैयारी करके जा सकें। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पाता। तो चलिए फिर क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुरुष की, लेकिन पुरुष को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि का दर्शन है, इसके प्रणेता जो है वो कपिल मुनि है। और ये जो दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, क्योंकि ये जो दर्शन है इसके बारे में, इसकी विवेचना जो है इसके बारे में श्रुतिज में, हमारे जो स्मृति हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनमें भी इसके दर्शन के बारे में लिखा है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी उन्होंने सांख्य योग दर्शन की चर्चा की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दर्शन कितना पुराना है। इसको सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि सांख्य में 25 तत्वों की बात की गई है, यानी कि जो प्रकृति के 25 तत्व हैं। तो 25 क्या है, एक संख्या है, तो संख्या के नाम पे इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा है। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी इसको सांख्य बोलते हैं क्योंकि सांख्य का मतलब वो निकालते हैं सम्यक ज्ञान, यानी कि यथार्थ ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज। ठीक है, तो क्योंकि ये राइट 25 तत्वों के आधार पर ये राइट नॉलेज के बारे में बताता है कि राइट नॉलेज क्या है, इसलिए भी इसको वो ये बोलते हैं कि सांख्य दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मेन आइडियाज ऑफ फिलोसफी। इनको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इससे पिछले वाला जो वीडियो होगा जो अपलोड किया था मैंने, उसमें आप देख सकते हैं। इसको मैं सिर्फ एक बार समराइज कर रहा हूँ ताकि फिर हम आगे जो है उसको कनेक्ट कर सकें। तो जो इसके मेन आइडियाज हैं सांख्य दर्शन के, वो क्या है? सबसे पहले है थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि सत्कार्यवाद, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि सत्कार्यवाद क्या है। नेक्स्ट है डुअलिज्म। ये डुअलिस्टिक फिलोसफी है। ये पुरुष और प्रकृति की दो तत्वों की जो सत्ता है उसको में ये विश्वास करती है। नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग। इसमें 3 प्रकार की सफरिंग की बात की गई है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, जिनको हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डेज और लिबरेशन के टाइम पे, जो कि आपका आएगा 3rd पार्ट में। जो आपका सांख्य दर्शन का 3rd पार्ट होगा उसमें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 25 तत्व। ठीक है, इसमें एक पुरुष, एक प्रकृति, एक महत, एक अहंकार, एक मनस और 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 सब्टल एलिमेंट्स और 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। ये कुल मिला के आपके 25 तत्व बनते हैं, जो कि इस वर्ल्ड की रियलिटी को आपको समझने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये एक हिट्रोडॉक्स फिलोसफी है। इसका मतलब ये है कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए इसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। बाद में कुछ लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब
इसको योग दर्शन कहा गया, तब इसको बोला गया सांख्य योग। योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं शैश्वर सांख्य, और इसको हम बोलते हैं निरीश्वर सांख्य। नेक्स्ट ये बात करता है इवोल्यूशन की, यानी कि प्रकृति का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है और उसमें पुरुष की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में ये बात करता है। तो ये आपके थे मेन आइडियाज ऑफ सांख्य फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 25 तत्व जो होते हैं, 25 तत्वों की संख्या के कारण इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो 25 तत्व ये होते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर मूल प्रकृति और पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृष्टि की रचना होती है। और प्रकृति जो है वो अपने बैलेंस स्टेट में रहती है 3 गुणों के साथ में, सत्व, रजस और तमस। ठीक है। फिर जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो बुद्धि यानी कि महत का जन्म होता है। महत से, इंटेलेक्ट से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिससे कि आपके मन की उत्पत्ति होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन्स और 5 तन्मात्रा और 5 महाभूतों का निर्माण होता है, जिसके बेस पर पूरी समस्त सृष्टि की रचना होती है। 5 सेंस ऑर्गन्स में आते हैं आपके आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। नेक्स्ट आपके 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में आते हैं हेड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। 5 तन्मात्राओं में आते हैं साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। नेक्स्ट 5 महाभूतों में आते हैं ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, यानी कि क्षिति, जल, पावन, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो जो अधम शरीर है वो हमारा इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, और पूरी सृष्टि की रचना भी इन 5 तत्वों से मिलके हुई है। तो ये जो 25 तत्व हैं, ये इन्हीं 25 तत्वों से हमारे ब्रह्मांड की रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति जो है वो एक की कॉन्सेप्ट है सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी का। ये क्या है? ये प्राइमल मैटर है जिसमें 3 गुण होते हैं, और वो 3 गुण क्या होते हैं इनको एक बार हम समझ लेते हैं। पहला गुण है हमारा सात्विक गुण, दूसरा है राजसिक गुण, तीसरा है तामसिक गुण। सात्विक गुण में क्या होता है? बैलेंस होता है, हार्मनी, पॉजिटिवनेस, पीस, क्लैरिटी, लाइट, क्रिएटिविटी, ओपननेस, इंटेलिजेंस। ये सारे गुण होते हैं सात्विक गुण के, यानी कि जिस व्यक्ति में सतोगुण प्रधान होता है उसमें ये गुण होते हैं। जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, यानी कि जिसमें डोमिनेंस होता है रजोगुण का, रजस का, उसमें क्या होता है? वो उसमें मूवमेंट होता है, एक्टिविटी होती है, एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होता है, उसमें पैशन होता है, डिजायर होती है, एजिटेशन होता है, एंजाइटी होती है और इगोइज्म भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की, यानी कि जिसमें तमोगुण होगा वो कैसा होगा? उसमें इनर्शिया होगा, इनएक्टिविटी होगी, नेगेटिव होगा, वो अपैथी होगी, उसमें डलनेस होगी, वो डार्क डार्क में रहना पसंद करता होगा, डिल्यूजन होगा, उसमें भ्रम उसके ऊपर हावी रहता है, डिप्रेशन में रहता है वो, और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता उसके ऊपर हावी रहती है। तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी प्रकृति के एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ्स की, कि 5 जो यहाँ पे कुछ प्रूफ्स दिए गए हैं, प्रकृति के एग्जिस्टेंस के 5 प्रूफ्स दिए गए हैं। इनको हमने पढ़ा था, इनको पढ़ने के लिए आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे और आगे का सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं पुरुष की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुष। पुरुष क्या है इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन की, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों का अस्तित्व आवश्यक है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन ये कहता है कि जो मूल प्रकृति है, यानी कि जो प्रकृति है, यानी कि जो प्राइमल मैटर है, प्राइमल मैटर में 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। लेकिन उन तीनों गुणों के कारण भी वो क्या है? वो इनएक्टिव है। ठीक है, वो कैसा है? वो इनएक्टिव है और वो कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, उसके अंदर चेतना नहीं है। वो कैसी है? वो जड़ है। लेकिन उसके अंदर चेतना कब आती है? जब उसका मिलन जो है वो पुरुष से होता है। यानी कि पुरुष की अहम भूमिका है सृष्टि की रचना में। प्रकृति में भले ही तीनों गुण हो और प्रकृति अपने आप में प्राइमल मैटर है, लेकिन फिर भी वो बिना पुरुष के सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारी माता में गर्भ धारण के सभी गुण होते हैं, लेकिन किंतु हमारे पिता के बिना माता गर्भ धारण नहीं कर सकती और सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो हमारी माता है
और पुरुष जो है वो पिता है। सृष्टि का जो पिता है वो कौन है? वो पुरुष है। तो जो पुरुष है उसकी भी अहम भूमिका है। तो पुरुष कौन है? पुरुष ज्ञाता है। पुरुष ज्ञाता है यानी कि जो जानने वाला है वो कौन है? पुरुष। और पुरुष है कौन? पुरुष एक कॉन्शियसनेस है यानी कि एक चेतना है। ठीक है। मेटाफिजिकल, पुरुष इज मेटाफिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक प्रिंसिपल एंड विच इज प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। यानी कि जो पुरुष है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये अपने आप में चेतना है, ये चेतन पुरुष है। प्रकृति में तीनों गुण होते हैं लेकिन फिर भी वो जड़ होती है। प्रकृति और पुरुष में इन तीनों गुणों में से कोई भी गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाता है? फिर वो क्या कहलाता है? वो नेस्त्रा गुण कहलाता है। नेस्त्रा गुण यानी कि उसमें कोई भी गुण नहीं होता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में से कोई भी गुण उसमें नहीं होता, इसलिए उसको त्रिगुणातीत भी कहते हैं, नेस्त्रा गुण भी कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रकृति है उसमें गुण होते हैं लेकिन फिर भी वो चेतन नहीं होती, वो क्या होती है? वो जड़ होती है। पुरुष में क्योंकि चेतना होती है इसलिए वो क्या होता है? वो ज्ञाता होता है। ज्ञाता का मतलब क्या है? ज्ञाता का मतलब है कि वो अल्टीमेट क्या है? वो अल्टीमेट नोअर है, यानी कि वो सब कुछ जानता है। प्रकृति नहीं जानती, लेकिन वो जानता किसको है? वो जानता है प्रकृति को। वो जानता है प्रकृति को, लेकिन प्रकृति अपने आप को नहीं जानती, क्योंकि प्रकृति में क्या है? चेतना नहीं है। चेतना किसमें है? चेतना है पुरुष में। और पुरुष क्या है? स्पिरिचुअल कॉस्मिक प्रिंसिपल है। ठीक है। वो क्या है? स्पिरिचुअल कॉस्मिक प्रिंसिपल है। और पुरुष जो है वो अनअटैच्ड है, उसका किसी से कोई भी लगाव नहीं है, किसी के साथ में कोई भी अटैचमेंट नहीं है। वो एक नॉन एक्टिव एंटाइटी है। जो पुरुष है वो क्या है? वो नॉन एक्टिव है। पुरुष एक्टिव नहीं है, वो पीसफुल है, इटर्नल है, वो सदा शांत और शाश्वत है, वो साइलेंट विटनेस है, वो चुपचाप बैठ के सब कुछ देखता है, प्रकृति के सभी खेलों को वो चुपचाप बैठ के देखता है। और जो पुरुष है वो क्या है? वो बियॉन्ड टाइम है और स्पेस, यानी कि समय और दिक्क से भी वो परे की चीज है, समय उसको बांध नहीं सकता। वो इमोबाइल मेल है, यानी कि जिसमें मोबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो प्रकृति की मोबिलिटी को देखता जरूर है। वो क्या है? वो अपने आप में प्योर कॉन्शियसनेस है। ठीक है। वो अपने आप में संपूर्ण चेतना है। वो अनरिलेटेड टू एनीथिंग, उसका संबंध किसी से भी नहीं है। प्रकृति का संबंध सभी से है लेकिन पुरुष का संबंध किसी से भी नहीं है, क्योंकि पुरुष में तीनों गुण होते नहीं हैं और सभी चीजों में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है, इसलिए सभी का गुण किससे, सभी का संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है। वो कैसा है? वो अनचेंजिंग है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। वो प्योर है यानी कि वो शुद्ध है। वो इमेंसिपेटेड सोल है यानी कि वो एक मुक्तात्मा है। ठीक है। जो पुरुष है वो एक मुक्त आत्मा है, वो बॉन्डेज में नहीं है। लेकिन जब प्रकृति के साथ में वो आता है तब वो क्या हो जाता है? तब वो बॉन्डेज में आता है, जब वो अपने आप को क्या समझने लगता है? प्रकृति के दुखों को अपने दुख समझने लगता है, प्रकृति के गुणों को अपना गुण समझने लगता है। जब वो ये समझने लगता है कि मैं तो सात्विक हूँ या फिर तामसिक हूँ या फिर राजसिक हूँ, तब वो बॉन्डेज में होता है। लेकिन पुरुष अपने आप में जो अनअटैच्ड होता है, जिसका अभी अटैचमेंट प्रकृति से नहीं हुआ है, वो हमेशा इमेंसिपेटेड सोल होता है। ठीक है। और ये क्या है? ये न्यूट्रल सीयर है, ये बिल्कुल तटस्थ होकर सब कुछ देखता है, इसका किसी से कोई ना तो लगाव होता है, ना कोई तो कोई दुश्मनी है, ना ही कोई प्रेम है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये सेल्फ कॉज्ड है, ये अपने आप में निर्मित होता है, इसको कोई निर्माण करने वाला नहीं है, ना ही कोई इसको खत्म करता है। उसी तरीके से जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, तो ये वही आत्मा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये प्लूरल है। अब पुरुष प्लूरल भी है, इसके भी प्रमाण दिए गए हैं, जिनको आगे हम बात करने वाले हैं कि वो 5 प्रमाण क्या होते हैं प्लूरल होने के। ठीक है। कि पुरुष एक है या अनेक है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पुरुष के एग्जिस्टेंस की, कि पुरुष एग्जिस्ट करता है, इसके लिए क्या आर्गुमेंट देता है? कौन? इसके लिए क्या आर्गुमेंट देता है? सांख्य दर्शन। ठीक है। पुरुष जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम जो कुछ भी जगत में देखते हैं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है। सतोगुण होता है, रजोगुण होता है या फिर तामसिक गुण होता है, और वो तीनों ही गुण प्रकृति के होते हैं। अब प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब ये तो पता है कि भाई प्रकृति एग्जिस्ट करती है, लेकिन पुरुष का तो कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो फिर पुरुष का क्या रोल है और पुरुष एग्जिस्ट करता है, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है। इसके लिए क्या प्रूफ देता है सांख्य दर्शन, इसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्रूफ है वो है टेलियोलॉजिकल प्रूफ। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है पर्पसिव, यानी कि हर चीज का ब्रह्मांड में, एग्जिस्टेंस में कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति है वो अपने आप को क्या करती है, इवॉल्व करती है, वो अपने आप को इवॉल्व करती है। लेकिन प्रकृति अपने आप को इवॉल्व क्यों करती है, किसके लिए करती है और किसकी सहायता से करती है? प्रकृति में मैंने आपको बताया था चेतना नहीं है, प्रकृति अपने आप में बिना पुरुष के कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रकृति ही तो सभी चीजों का निर्माण करती है। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है इस भौतिक जगत में या फिर भौतिक जगत से परे या फिर कहीं भी आपकी जो कुछ भी आपको समझ में आता है, जो कुछ भी दिखाई देता है इस ब्रह्मांड में, वो सब किससे बना हुआ है? वो प्रकृति से बना हुआ है, उसमें प्रकृति के ही तीनों गुण पाए जाते हैं। तो फिर प्रकृति ऐसा क्यों करती है, सभी का निर्माण किसके लिए करती है, किसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए करती है? वो करती है पुरुष के लिए। ये पुरुष का ही गुण है, पुरुष का ही एंड है जिसके लिए वो करती है। वो पुरुष के लिए, पुरुष के साथ लेके और सभी प्रकार के जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, विकास की प्रक्रिया को बढ़ाती है पुरुष के लिए। इसका मतलब यह है कि जो पुरुष है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो प्रकृति के पास कोई भी पर्पस नहीं होता कि वो किसके लिए करेगी, वो पुरुष के लिए करती है। और पुरुष आराम से बैठ के चुपचाप साइलेंट साइलेंट विटनेस बन के वो चुपचाप देखता है प्रकृति के खेलों को। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल प्रूफ। ठीक है, जो लॉजिकल प्रूफ है वो ये कहता है कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सारी की सारी चीजें तीन गुणों से मिलके बनी है। ठीक है, तीन गुणों से मिलके बनी है, लेकिन ये जानता कौन है, ये बोल कौन रहा है? अभी मैंने आपको बोला कि तीन गुणों से मिलके बनी है, तो कौन बोल रहा है? क्या मेरा शरीर बोल रहा है? क्या मेरा शरीर बोल रहा है ये बात कि ये जो सब सारी वस्तुएं बनी हैं, जो ब्रह्मांड बना है, प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी प्रकृति के तीन गुणों से मिलकर बनी है? किसने बोला? मेरे शरीर ने तो नहीं बोला। ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज आई है मेरी आत्मा से। और आत्मा कौन है? चेतन पुरुष। जो पुरुष है वही चेतना है। ठीक है, और इसको विटनेस करने वाला कौन है? प्रकृति अपने आप को तो नहीं देख सकती, प्रकृति अपने आप को तो नहीं देख सकती, उसको देखने वाला तो कोई चाहिए। और वो कौन है? वो साइलेंट सीयर है, साइलेंट विटनेस। और वो कौन है? पुरुष है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति के परे भी कोई ऐसा है जो प्रकृति को देखता है, जो प्रकृति को देखता है। ठीक है, लेकिन उसमें तीन गुण नहीं है, उसमें तीनों गुण नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों को देखने वाला कोई ऐसा चाहिए जिसके अंदर वो तीनों गुण नहीं होते हैं। वो कोई और नहीं हो सकता, वो पुरुष ही हो सकता है। इसको कहते हैं हम लॉजिकल प्रूफ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, थर्ड प्रूफ। थर्ड प्रूफ ये कहता है, थर्ड प्रूफ कहलाता है आपका ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। ठीक है, जो थर्ड प्रूफ है वो ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ है। और ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ये कहता है कि जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो कहाँ रहता है? प्रकृति में तो नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति को क्या है? जड़ है, उसमें तो चेतना ही नहीं है। और ज्ञान कहाँ रहता है? चेतना में। यानी कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है, जो व्यक्ति मर गया है, जिसके पास चेतना नहीं है, जिसके पास आत्मा आत्मा नहीं है, उसके पास ज्ञान कहाँ से होगा? ठीक है, इसका मतलब यह है कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो कहाँ होता है? वो चेतन पुरुष में चेतन पुरुष में होता है, यानी कि वो चेतना में होता है। ठीक है, द सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ ऑल एम्पिरिकल नॉलेज। जितना भी भौतिक ज्ञान है, ठीक है, जितना भी भौतिक ज्ञान है, उस भौतिक ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो पुरुष है। पुरुष में ही सभी प्रकार का ज्ञान रहता है। सभी प्रकार के अफर्मेशंस और सभी प्रकार के जो निगेशंस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? वो पुरुष के चेतना में रहते हैं, वो पुरुष की चेतना में रहते हैं। और इसके बिना किसी भी प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाला ही नहीं होगा तो एक्सपीरियंस करेगा कौन? और एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? वो चेतन पुरुष, जिसके पास ज्ञान को अर्जित करने का क्या है? साधन है। और वो क्या है? उसकी चेतना। प्रकृति में तो चेतना है नहीं, वो तो जड़ है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चेतन हो और वो ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो। तो इसका मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ पुरुष हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पुरुष है वो एग्जिस्ट करता है। इसको हम ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ कहते हैं। नेक्स्ट है एथिकल प्रूफ।
एथिकल प्रूफ कहता है कि नॉन इंटेलिजेंट प्रकृति कैन नॉट एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी प्रकृति जो कि नॉन इंटेलिजेंट है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। प्रकृति के पास बुद्धि कब आती है? जब वो पुरुष के संपर्क में आती है, उसको मिलती है चेतना, तब उसमें आती है महत यानी कि बुद्धि, फिर उसमें आता है अहंकार, ठीक है, इस तरीके से फिर उसमें आता है मन, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ठीक है, इस तरीके से उसमें क्या आती है, उसमें क्या आती है, उसमें इंटेलिजेंस आती है। लेकिन उससे पहले तो उसमें क्या नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, यानी कि प्रकृति की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में जड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो ऐसा इंटेलिजेंट प्रिंसिपल होगा जो इन सारी जो वर्ल्डली प्रोडक्ट्स हैं जो प्रकृति ने बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस करे। उनको एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? उनको एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? उनका जो अनुभव है, उनको अनुभव करने वाला कौन है? यानी कि क्योंकि जो प्रकृति है वो तो भोग्य है, प्रकृति को भोगा जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि प्रकृति भोग्य है तो उसका कोई भोक्ता भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को चला रहे हो, अगर मान लेते हैं आपके हाथ में अभी मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक उसको यूज करने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसको यूज करते हो, इसलिए मोबाइल फोन को बनाया गया है। तो जो मोबाइल फोन है वो क्या है? वो भोग्य है, और आप कौन हो? उसके भोक्ता हो, ठीक है। तो जो उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो क्या है? वो क्या है? जो प्रकृति है वो भोग्य है, और जो पुरुष है वो उसका भोक्ता है। इस आर्ग्यूमेंट को हम एथिकल प्रूफ कहते हैं। ये एथिकल आर्ग्यूमेंट है, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुष। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मिस्टिकल या फिर रिलीजियस प्रूफ की, ठीक है। मिस्टिकल या फिर रिलीजियस प्रूफ क्या होता है? देयर आर पर्सन्स हु ट्राई टू अटेन रिलीज फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या, सभी ऐसे हैं जो इस दुनिया की जो सफरिंग्स हैं, इस यहाँ जो दुख हैं, इसमें 3 तरीके के दुख बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं। उन दुखों से सभी जो है वो मुक्ति पाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि वो इससे लिबरेशन या फिर इमेंसिपेशन चाहते हैं। और इमेंसिपेशन कौन पाना चाहता है? ठीक है, इससे इमेंसिपेशन पाना कौन चाहता है? यानी कि जो मुक्ति पाना चाहता है वो कौन पाना चाहता है? मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा। और वो आत्मा कौन है? वो चैतन्य पुरुष है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, इसका मतलब अगर कोई इच्छा है मेरी, अगर कोई चाह है, अगर कोई इच्छा है, और वो इच्छा क्या है? लिबरेशन यानी कि मुक्ति। अगर मुक्ति की इच्छा है तो उस इच्छा को रखने वाला भी कोई होगा, और वो कौन है? वो प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जड़ है। तो इसका मतलब कौन बचा? पुरुष, क्योंकि वो चेतन है। इस प्रकार से पुरुष को मिस्टिकल या फिर रिलीजियस प्रूफ से इस तरीके से उसके एग्जिस्टेंस को हम प्रूफ कर देते हैं। इस तरीके से जो 5 आर्ग्यूमेंट्स है ये देता है सांख्य दर्शन, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो पुरुष है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं प्रूफ्स फॉर द प्लुरलिटी ऑफ पुरुष, यानी कि पुरुष एक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। इसके क्या प्रूफ्स हैं? इसके क्या प्रूफ हैं? सबसे पहले सांख्य दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति है उसमें क्या है? जो चैतन्य व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है? मेरे पास बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है, बहुत सारे मोटर ऑर्गन्स है, और मैं जो मेरे जैसे और बहुत सारे जो लोग हैं उनके जन्म भी होते हैं और वो मरते भी हैं। मेरे जन्म भी, उन लोगों के जन्म भी होते हैं और वो मरते भी हैं। मेरे जैसे सभी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सभी के मोटर ऑर्गन्स होते हैं, और वो पैदा होते हैं और मरते हैं। एक मैं हूँ, एक आप हो, एक कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, एक कोई चौथा व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत सारे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स को लेके पैदा होते हैं। इन पंच महाभूतों से बनते हैं, पंच तन्मात्राओं से बनते हैं। और तो बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की आत्माएं भी बहुत सारी होंगी, इसका मतलब उनकी सोल भी बहुत सारी होंगी। और सोल क्या है? पुरुष है, चैतन्य पुरुष है। इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जो पुरुष है वो एक से ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर सेल्फ जो है यानी कि जो सोल है, यानी कि जो आत्मा है, यानी कि जो पुरुष है, वो अगर एक होता, तो एक का मतलब ये है कि अगर एक का बॉन्डेज होता, यानी कि एक अगर बंधन में होता, तो दुनिया में सभी लोग बंधन में होते, और अगर एक को मुक्ति मिल जाती तो सभी को मुक्ति मिल जाती। कहते हैं भैया उनको तो मुक्ति मिल गई,
तो इसका मतलब यह है कि उनको, अगर पुरुष एक होता तो उनको मुक्ति के साथ में हमें भी मुक्ति मिल गई होती। अगर भगवान राम को जब उनका अवतार हुआ था, भगवान राम से अहिल्या को मुक्ति, माता अहिल्या को मुक्ति मिल गई थी, तो माता अहिल्या की मुक्ति के साथ में हमें भी मुक्ति मिल जाती अगर पुरुष एक होता। इसका मतलब यह है कि माता अहिल्या का पुरुष अलग था और मेरा पुरुष अलग है, आपका पुरुष अलग है। इसका मतलब जो पुरुष हैं वो अलग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं। तो अगर पुरुष एक होता तो एक व्यक्ति के एक्टिव होने से पूरी दुनिया एक्टिव हो जाती, और पुरुष अगर एक होता तो एक व्यक्ति के सोने से पूरी दुनिया सो जाती, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पुरुष जो है वो एक नहीं है, पुरुष अनेक है, जो भिन्न भिन्न आत्माओं में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट, though the emancipated souls are alike and differ only in number as they are all beyond the three gunas, यानी कि जो इमेंसिपेटेड सोल्स हैं, यानी कि जो मुक्त आत्माएं हैं, वो क्या है, वो सारी एक जैसी हैं, लेकिन नंबर में वो डिफर करती हैं। है तो वो सारी एक जैसी, ठीक है। एक जैसी क्यों है, क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में आके उन्होंने किसी भी चीज की रचना की है, किसी भी चीज की रचना की है, किसी भी मनुष्य की या फिर किसी भी जीव की, दूसरे जीव की रचना की है, या फिर निर्जीव की भी रचना की है। तो क्या है, तो उनका जो गुण है वो तो सेम है। क्यों, क्योंकि गुण तो वही तीन है ना, उनके अलावा तो कोई गुण होते नहीं है, और वो तीनों गुण सभी में पाए जाते हैं। वो बात अलग है, किसी का गुण कोई प्रधान होता है, किसी का सतोगुण प्रधान होता है, किसी का रजोगुण प्रधान होता है, और किसी का तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन तीनों गुण सभी में पाए जाते हैं। कोई पूरी तरीके से सात्विक या फिर राजसिक या फिर तामसिक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो पुरुष हैं, यानी कि जो आत्माएं हैं, वो एक से ज्यादा हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक इसमें, जो है कॉजेशन, यानी कि सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को समझने के लिए आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद को कैसे लिखते हैं। सत्कार्यवाद जो वर्ड है वो मिलके बना है तीन शब्दों से, सत, कार्य और वाद। सबसे पहले है सत, ये ता आधा है, प्लस कार्य प्लस वाद। वाद का मतलब तो है दर्शन, ठीक है, यानी कि एक डॉक्ट्रिन। इधर नहीं दिख रहा है आपको, मैं नीचे लिख देता हूं, वाद, सत प्लस कार्य प्लस वाद, इन तीनों से मिलकर बना है सत्कार्यवाद। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत का मतलब होता है अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस। कार्य का मतलब होता है इफेक्ट, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट, और वाद का मतलब है ऐसा कोई वाद, यानी कि ऐसा दर्शन जो ये मानता है कि जो इफेक्ट यानी कि कार्य है उसका एग्जिस्टेंस था, लेकिन किस में था, उसके कॉज में, उसके कॉज में यानी कि उसके कारण में। ऐसा वाद यानी कि ऐसा दर्शन जो ये मानता है कि उस कार्य की उत्पत्ति अपने कारण से होती है, यानी कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान था, ऐसा मानता है जो वाद, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। द सत्कार्यवाद बिलीव दैट द इफेक्ट इज नॉट न्यू creation but only an explicit manifestation of that which was implicitly contained in its material cause। यानी कि ये कहता है कि जो कार्य आपको दिखाई दे रहा है, इस जगत में आपको जो कुछ भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ अपने कारण में पहले ही विद्यमान था। वो कोई नई क्रिएशन नहीं है, वो कोई आरंभ नहीं है, वो पहले से अपने कारण में विद्यमान था। न्याय दर्शन इस पे आपत्ति उठाते हैं और कहते हैं कि ये सत्कार्यवाद जो है वो ठीक नहीं है। उस पे वो आपत्ति उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कारण है वो कार्य का कारण नहीं है, कार्य अपने कारण में पहले से नहीं था, वो एक नई उत्पत्ति है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं, उनके डॉक्ट्रिन को यानी कि उनके वाद को हम बोलते हैं असत्कार्यवाद। यानी कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं था, वो एक नए कार्य का आरंभ है, इसीलिए उसको हम
आरंभवाद भी बोलते हैं, ऐसा न्याय दर्शन में कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे सत्कार्यवाद पूछा जाता है और इसको क्रिटिसाइज अगर आपको करना पड़ जाए तो इसको आप न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद से क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरीके से अगर असत्कार्यवाद पूछा जाता है उसको अगर क्रिटिसाइज करना पड़ जाए तो आप सत्कार्यवाद के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनसे आप उसको खंडित करेंगे, यानी कि उससे आप उसको रिफ्यूट करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कार्य अपने कारण में ही था तो जो कार्य है वो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है अपने कारण का, या फिर वो कोई अनरियल अपीयरेंस है ना? इज इट अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कॉज और एन अनरियल अपीयरेंस ऑफ इट्स कॉज? यानी कि जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्या वो उससे ट्रांसफॉर्म होके आया है, रियल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, या फिर वो है कुछ और आपको दिखाई कुछ और दे रहा है, अनरियल अपीयरेंस है? इन दोनों में से क्या है? ठीक है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो कारण है वो कार्य का रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो इफेक्ट है वो कॉज का रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज का अनरियल अपीयरेंस है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज का अनरियल अपीयरेंस है, उनको हम बोलते हैं विवर्तवादी, और इस दर्शन को बोला जाता है विवर्तवाद। उसी तरीके से जो लोग ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है अपने कॉज का, उसको हम बोलते हैं परिणामवाद, उसको हम बोलते हैं परिणामवाद। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सत्कार्यवाद है उसको फर्दर दो डॉक्ट्रिन्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका परिणामवाद, पहला है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद वो होता है जो ये कहता है कि जो इफेक्ट है वो कॉज का रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो विवर्तवाद है वो ये कहता है कि ये अपने कॉज का अनरियल अपीयरेंस है। ठीक है, सांख्य योग और रामानुज जो हैं वो परिणामवाद में विश्वास करते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और रामानुजाचार्य जो हैं वो परिणामवाद में विश्वास करते हैं, जबकि अद्वैत वेदांत जो है वो विवर्तवाद में विश्वास करता है। इसका मतलब यह है कि जो विवर्तवाद है वो ये मानता है कि जो इफेक्ट है वो कॉज का अनरियल अपीयरेंस है। ठीक है, अद्वैत वेदांती कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि अनरियल अपीयरेंस, अनरियल अपीयरेंस क्या होता है? माया। वो यही तो कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मनापरा। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो अनरियल अपीयरेंस है, वो रियल नहीं है। यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है भौतिक रूप से वो रियल तो है नहीं, वो क्या है? वो अनरियल अपीयरेंस है। ऐसा अगर वो मानते हैं इसका मतलब ये है कि वो विवर्तवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, जबकि सांख्य जो है वो ये मानता है कि जितने भी मटेरियल इफेक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं? वो मॉडिफिकेशन है, यानी कि वो परिणाम है किसके? प्रकृति के। वो प्रकृति के मॉडिफिकेशन है या फिर वो परिणाम है, और वो पहले से ही प्रकृति की गोद में एग्जिस्ट करते थे। वो पहले से ही प्रकृति की गोद में एग्जिस्ट करते थे, और जब क्रिएशन का समय होता है, यानी कि जब जब विकास का समय होता है, जब जब रचना का समय होता है, तब वो प्रकृति की गोद में से निकल के आते हैं। और जब डिसोल्यूशन का टाइम होता है, यानी कि जब जब होती है क्या? जब होती है प्रलय, तो प्रलय के समय पर वो सभी प्रकृति की गोद में वापस सो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ना तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, ना ही किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है। अगर कुछ होता है तो वो होता है डेवलपमेंट या फिर मैनिफेस्टेशन, यानी कि प्रादुर्भाव या फिर आविर्भाव, जिसको हम बोलते हैं आविर्भाव। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वापस उन्हीं चीजों का डिसोल्यूशन, यानी कि प्रकृति में मिल जाना, जिसको हम बोलते हैं तिरोभाव। इसको हम क्या बोलते हैं? तिरोभाव बोलते हैं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन का मतलब है इवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन का मतलब है इनवोल्यूशन। प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रकृति के तत्वों से ही कोई चीज प्रोड्यूस कर दी गई, और डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि वही सारे जो तत्व हैं वो प्रकृति में वापस चले गए। तो इस प्रकार से ये तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं, देखो कितनी साइंटिफिक है फिलॉसफी। साइंस भी यही कहती है कि किसी भी प्रकार की एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, और कोई भी एनर्जी जो है वो ना तो खत्म होती है ना ही वो प्रोड्यूस होती है। जो कुछ भी होता है वो इवोल्यूशन होता है या फिर वो इन्वोल्यूशन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉजेशन के लिए जो सांख्य दर्शन है वो कुछ 5 आर्ग्यूमेंट्स भी देता है। जैसे कि प्रकृति के लिए भी इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, पुरुष के लिए भी इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे,
उसके बाद में अब बात करते हैं, अगर इसके सत्कार्यवाद की यानी कि कॉजेशन की, तो उसके लिए भी ये आर्गुमेंट देता है। और जब तक कोई भी दर्शन आर्गुमेंट नहीं देता अपने डॉक्ट्रिन को सही साबित करने के लिए, तब तक उसके ऊपर खूब क्वेश्चन किए जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इनके आर्गुमेंट के बाद भी इनके ऊपर क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो न्याय दर्शन है वो उसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन उठा देता है कि जो कार्य है वो कारण की उत्पत्ति नहीं है, वो एक नया आरंभ है, इसीलिए उसको आरंभवाद के नाम से वो जानते हैं। ठीक है, अब सांख्य दर्शन अपने 5 आर्गुमेंट्स देता है कॉजेशन के लिए, और वो ये बोलता है कि अगर जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं होता, अगर इफेक्ट अपने कॉज में पहले से नहीं होता तो वो एक नॉन एंटाइटी होता। नॉन एंटाइटी का मतलब होता है जैसे हेयर्स हॉर्न यानी कि खरगोश के सींगों की तरह, या फिर स्काई फ्लावर यानी कि आकाश कुसुम की तरह, वो क्या होता, वो सिर्फ एक नॉन एंटाइटी होता, और नॉन एंटाइटी को तो कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता। इस आर्गुमेंट को हिंदी में कहते हैं असत कारणात, इसको कहते हैं असत कारणात। इनको आप नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स जब आप बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई इफेक्ट अपने कॉज में पहले से नहीं होता तो वो एक नॉन एंटाइटी होता, और नॉन एंटाइटी को तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में पहले से ही होता है। ठीक है, आगे ये कहता है जो सेकंड वाला इनका कॉज है, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो इफेक्ट है वो सिर्फ अपने मटेरियल कॉज का मैनिफेस्टेशन है, यानी कि उसका जो मटेरियल कॉज है उसका सिर्फ वो प्रदर्शन करता है। उसका क्या करता है, सिर्फ प्रदर्शन करता है, क्योंकि ये उससे हर हाल में कनेक्टेड होता है, हर हाल में ये उससे कनेक्टेड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बीज की, अगर हम बात करते हैं पौधे की, तो जो पौधा है वो छुपे हुए, जो पौधा है वो बीज में छुपे हुए पौधे का प्रदर्शन कर रहा है। जो पौधा है वो बीज में छुपे हुए जो उसकी पोटेंशियलिटी थी, जो उसका मटेरियल कॉज है क्या बीज, उसका क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पौधा है वो बीज में पहले से ही था, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहा है, यानी कि वो आपके सामने प्रदर्शित होकर दिखा रहा है कि देखो मैं बीज में पहले से था। अगर पौधा बीज में नहीं होता तो पौधा कभी पैदा ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक नॉन एंटाइटी होता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस आर्गुमेंट को हिंदी में हम कहते हैं उपादान ग्रहणार्थ, कि अगर कोई पौधा बीज के अंदर नहीं होता तो वो कभी पौधे के एग्जिस्टेंस को लेता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड वाला आर्गुमेंट है वो कहता है कि कोई भी चीज को हम किसी दूसरी चीज से, हर चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हर चीज जो है वो हर चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज ही चाहिए होती है। जैसे कि फर्नीचर को बनाने के लिए आपको लकड़ी की जरूरत पड़ती है, फर्नीचर आप पानी से तो नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट है वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है अपने मटेरियल कॉज का, वो सिर्फ अपने मटेरियल कॉज का मैनिफेस्टेशन है, उसको आप कहीं और से नहीं ला सकते। इसको हम कहते हैं सर्वसंभव भवत। ये वाला जो हमारा आर्गुमेंट है ये है सर्वसंभव भवत। नेक्स्ट है हमारा जो आर्गुमेंट, फोर्थ आर्गुमेंट, सिर्फ एक एफिशिएंट कॉज ही अपने पोटेंट को, ठीक है, क्या कर सकता है, अपने प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके लिए वो पोटेंट होता है, जिसका उसके अंदर पोटेंशियल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में पहले से था, और उस कॉज के अंदर उस इफेक्ट को मैनिफेस्ट करने की पोटेंशियलिटी थी। ठीक है, यानी कि जो दही है वो दूध के अंदर पहले से था, और उस दूध के अंदर दही बनने की पोटेंशियलिटी उसमें विद्यमान थी, उसमें पहले से थी, जो उसका मटेरियल कॉज है। और जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दूध का एक्चुअलाइजेशन है मिल्क के कर्ड के फॉर्म में, यानी कि दूध का जो एक्चुअलाइजेशन है किसमें, कर्ड में, यानी कि दही में, वो सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन है दही के रूप में, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल था दही को बनाने का, इसलिए उसने दही बना दिया। अगर दूध में दही नहीं होता, अगर दूध के अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो दही का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। उसी तरीके से जिस प्रकार से आकाश में कुसुम नहीं होते यानी कि फूल नहीं होते, और खरगोश के सींग नहीं होते, और कोई बैरन मदर नहीं होती, उसी प्रकार से इसको कहते हैं शक्तस्य शक्य कारणात्। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दूध को हम क्या कर सकते थे, हम पानी में से बना सकते थे,
और जो क्लोथ है यानी कि वस्त्र है उसको हम रीड में से बना सकते थे, ठीक है। और जो ऑयल है वो हम कहाँ से निकाल सकते थे, बालू में से निकाल लेते। इसका मतलब ये है कि हर चीज जो है वो सिर्फ अपने मटेरियल कॉस्ट से आती है जिसके अंदर उसका पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर उसका पोटेंशियल नहीं होता वो वहां से नहीं आती। इसका मतलब ये है कि हर कार्य का एक कारण होता है और उस कारण के अंदर उसका पोटेंशियल होता है, तभी वो कार्य को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि उसका मैनिफेस्टेशन कर सकता है। क्लियर है। अब क्योंकि रीड में इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो क्लॉथ बना सके, वाटर में पोटेंशियल नहीं होता कि वो दही बना सके, ठीक है, और सैंड पार्टिकल्स में पोटेंशियल नहीं होता कि वो ऑयल को निकाल सके। इसका मतलब ये है कि ऑयल का कोई ना कोई कॉज है, और वो क्या है, वो है सीड, बीज, जिसके अंदर ऑयल होता है। अब ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से 4 प्रूफ उसने दिए हैं। नेक्स्ट है आपका 5th प्रूफ, ठीक है। और 5th प्रूफ ये कहता है द इफेक्ट इज द एसेंस ऑफ इट्स मटेरियल कॉज, यानी कि जो इफेक्ट है वो क्या है, अपने मटेरियल कॉज का एक एसेंस है, वो उसी का एसेंस है, एंड एज सच आइडेंटिकल विद इट, और वो उसी के जैसा दिखता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं दही की, तो दही दूध जैसा दिखता है, दही भी सफेद है और दूध भी सफेद है, उसमें से निकलने वाला दही भी सफेद होता है, ठीक है, उससे बनने वाला खोया भी सफेद होता है। तो जितनी भी चीजें बनती हैं, जितने भी इफेक्ट होते हैं, वो कॉज जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वो उसी के एसेंस होते इसी तरीके से अगर मैं मानता हूं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे कॉज हैं, और हम उनके कौन हैं, हम उनके इफेक्ट हैं, और इसीलिए हम अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप धान के बीज को भूमि में गाड़ देंगे, तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा, धान उत्पन्न होगा, और उसी प्रजाति का धान उत्पन्न होगा जैसा धान आपने जमीन में गाड़ा था। इसका मतलब यह है कि वो जो धान का पौधा जमीन में से निकला है वो क्या है, वो इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या था, वो धान का बीज जो आपने जमीन में गड़ाया है। इसका मतलब यह है कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में ही रहता है, ठीक है। और अगर हम कोई भी इफेक्ट है, कोई भी कॉज है, कॉज को अगर हम जब तक रोक के रखते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसके लिए, तब तक वो इवोल्यूट नहीं हो सकता। और जब जब उसके सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है तब वो इवोल्यूट हो जाता है, यानी कि वो क्या करता है, वो एक्चुअलाइज होता है और वो इफेक्ट को दे देता है। उसी प्रकार से जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अब मेरे पास एक धान का बीज था और मैंने उसको अपने पास जेब में रख लिया था, जब तक वो जेब में रखा है तब तक वो इवॉल्व तो नहीं हो सकता, उसमें से पौधा नहीं निकल सकता। लेकिन जब मैं उसके सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को हटा दूंगा उसके रास्ते में से, उसको भूमि में गाड़ के उसमें पानी लगा दूंगा, तो क्या होगा, उसके रास्ते के सारे कांटे निकल जाएंगे, यानी कि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसके जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो हट गए। अब जो इवोल्यूशन है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि अब बीज से पौधे की उत्पत्ति होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी जो इफेक्ट है वो अपने कहां से आते हैं, वो अपने कॉज से आते हैं, और जिसमें वो रहते हैं। द क्लोथ इज कंटेन्ड इन द थ्रेड्स, ठीक है, यानी कि जो ये कपड़ा है वो कहाँ रहता है, वो धागों में रहता है। जो ऑयल है वो कहाँ रहता है, वो ऑयल सीड्स में रहता है, वो बीजों में रहता है। और जो दही है वो कहाँ रहता है, वो मिल्क में रहता है, यानी कि दूध में रहता है। इसी तरीके से जो इफेक्ट है वो पहले से ही अपने मटेरियल कॉज में रहता है, ऐसा कहता है सत्कारवाद। और ये एक इसका क्या था, आर्गुमेंट, इसको हम कहते हैं कारणा भवत, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कारणा भवत। कारणा का मतलब होता है कारण, भवत मीन्स होता है, कारण होता है, यानी कि कार्य जो है अपने कारण में विद्यमान होता है। इस तरीके से हमने कॉजेशन को पढ़ा। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डेज एंड लिबरेशन को, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक होने वाला है, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा पुरुष को। पुरुष कौन है, पुरुष एक प्योर कॉन्शियसनेस है, ज्ञाता है। और ये आज हमने पुरुष के एग्जिस्टेंस के 5 प्रूफ्स को पढ़ा। पहला टेलियोलॉजिकल, लॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एथिकल और मिस्टिकल या फिर रिलीजियस प्रूफ को। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रूफ फॉर द प्लोरलिटी ऑफ पुरुष, कि पुरुष एक नहीं अनेक है। इसके हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ा जो कि सांख्य दर्शन ने दिए हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कॉजेशन यानी कि सत्कारवाद। उसके बाद हमने 5 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े कॉजेशन के। तो ये सारा था आपका आज का
सांख्य दर्शन का क्लास। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं बॉन्डेज एंड लिबरेशन की, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा। और इस तरीके से जो आपका थर्ड वीडियो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं योग दर्शन को। तो क्लासेस में बने रहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल लूँ और आपका जो सिलेबस है वो मैं आपका जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करवा दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मैंने वेस्टर्न तो कंप्लीट कर दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि इंडियन फिलोसफी कम से कम आपके जो अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है सितंबर में, उससे पहले मैं आपका ये कंप्लीट करवा दूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी, बाकी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम कम मिल पाता है। आज संडे का दिन है और आज मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कभी भी कोई भी डाउट है, अगर आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। अमेज़ॉन का भी दिया है, फ्लिपकार्ट का भी दिया है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो मुझे, वो आपको जल्दी पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी अगर इस क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी पढ़ाई जो है वो लगातार अच्छे से चलती रहे, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी कुछ हो गया, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।